हेलो बच्चों, एमसीक्यू सॉल्विंग के टाइम पे कभी आपको ऐसा होता है कि ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग टेस्ट आपने एमसीक्यू टिक किया, यू थिंक दैट इट इज राइट, बट जब आपको रिजल्ट मिलता है, जब आप पेपर सॉल्व करते हो, जब आप एमसीक्यू देखते हो तो वो रॉन्ग होता है। एंड देन यू थिंक अरे यार ये तो मेरे को आता था, हाउ कैन आई डू दिस रॉन्ग। या फिर कि मैंने बी के बदले सी टिक कर दिया, ये कैसे हो गया। तो आज मैं आपको ये सब चीज का सॉल्यूशन बताऊंगा। आज बात करेंगे एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक के ऊपर। एमसीक्यू बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि जब टिक करते तो ऐसा लगता है हाँ मैंने सर सही टिक किया है, बट जब सॉल्यूशन देखते हैं तो पता चलता है कि ये मुझे आता था फिर भी मैंने रॉन्ग कर दिया है। ये एमसीक्यू। सो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, पूरा शांति से अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एमसीक्यू में क्या होता है कि क्वेश्चन एक होता है, यू हैव वन क्वेश्चन, बट आंसर, हर किसी क्वेश्चन का आंसर तो एक ही होता है, बट यू गेट 4 ऑप्शंस इन एमसीक्यू। आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। अब ये 4 ऑप्शन रखे ही है टीचर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना। देखो, एक आंसर है, बाकी के 3 में से कोई आंसर नहीं है। एक ऑप्शन मोस्टली ऐसा होगा जो आपको देख के पता चल जाएगा ये तो आंसर नहीं है। अब जो मेनली कंफ्यूजन होता है वो या तो 2 में से या 3 में से कंफ्यूजन होता है। तो आज स्टेप वाइज ये सीखते जाएंगे हम लोग कि ये सारा कंफ्यूजन कैसे अवॉइड करें। फाइनली 2 में से, मतलब 2 तो चलो रूल आउट हो गया, बट 2 को एमसीक्यू, मतलब एक एमसीक्यू में 2 ऑप्शन ऐसा है जिसमें आप लोग 50-50 हो कि ये होगा या ये होगा। इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यू नो दैट एमसीक्यू में एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शंस होता है, 4 में से एक करेक्ट होता है। अगर रॉन्ग हो गया तो नीट में आपको -1 का सामना करना पड़ेगा। नाउ लेट अस सी स्टेप बाय स्टेप क्या इसका सॉल्यूशन है। नंबर 1, सबसे पहले आप जब रीड करते हो एमसीक्यू, मतलब चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, आई एम बायोलॉजी टीचर, बट चलो बायोलॉजी की बात करते हैं। तो व्हेन यू रीड क्वेश्चन, व्हेन यू रीड ऑप्शन, तो मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि यू नो द बायोलॉजी या यू नो द फिजिक्स, यू नो द केमिस्ट्री, बट यू डोंट नो द इंग्लिश। मतलब ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रीडिंग की बात कर रहा हूं। मेनी टाइम्स हैपेंस कि यू डोंट नो हाउ टू रीड। तो जब आप लोग क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो उसको ध्यान से, अच्छे से, कामली, कंपोज्ड तरीके से उसको आराम से रीड करो। अगर हो सकता है तो आप उसमें कीवर्ड आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन में कि इसमें कीवर्ड क्या है, और फिर डू नॉट लुक एट द ऑप्शन। दूसरी जो मेजर गलती है वो आप लोग क्या कर देते हो कि क्वेश्चन रीड किया नहीं किया, पहले ऑप्शन देख लेते हो। मतलब क्वेश्चन को ठीक से आपने समझा नहीं है और आप ऑप्शन भी देख ले तो एबीसीडी क्या है। आंसर जानने की थोड़ी सी ग्रीडीनेस या थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है आपको आंसर जानने के लिए। शायद ऐसा हो जाता है, आप जानबूझ के नहीं करते हो पर ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन ठीक से रीड नहीं किया पर ऑप्शन रीड कर लिया। अब जब ऑप्शन रीड कर लिया तब कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया कि इसमें से ऑप्शन में से आंसर क्या है। फिर ऑप्शन रीड करने के बाद एक और बार आप क्वेश्चन रीड करते हो कि यार अब एक बार तो आपने 4 ऑप्शन देख लिया, फिर वापस से क्वेश्चन रीड करते हो। नाउ जो टीचर है, जो टीचर ने आपको कंफ्यूज रखने करने के लिए जो 4 ऑप्शन डाला है, 4 में से मान लो 2 या 3 कंफ्यूजिंग है, आपने पहले क्वेश्चन रीड कर दिया, फिर ऑप्शंस रीड कर दिया, क्वेश्चन को बिना अच्छे से समझे, तो टीचर इज सक्सेसफुल। टीचर का काम तो हो गया, मतलब आप कंफ्यूज्ड हो चुके हो। तो प्लीज, मतलब मुझे और मेरे जैसे टीचर्स को आप इतना इजीली इसमें जीतने मत दो। आपको क्या करना है, रीड ओनली क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है। पहले रीड ओनली क्वेश्चन, प्लीज डू नॉट लुक एट द ऑप्शन। अगर बहुत आपको ऐसा एक्साइटमेंट होता है कि ऑप्शन क्या है, अगर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो इनिशियली प्रैक्टिस के लिए आप एक स्केल यूज कर सकते हो, या आपका
OMR ही है तो OMR से आप ऑप्शंस को कवर कर सकते हो या स्केल से कवर कर सकते हो, बट जस्ट रीड ओनली क्वेश्चन. एवरी क्वेश्चन हैव इट्स आंसर. तो जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर सोचो कि क्या होगा. ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन है हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो आप सोचो ना, आप ऑप्शन क्यों देख रहे हो, इसका आंसर तो सिंपली आ जाएगा आपको कि हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुई पाश्चर. तो एक बार आंसर आपने सोच लिया, हाँ चलो लुई पाश्चर. लुइस नहीं होता है, लुई होता है, इट्स लुई पाश्चर. तो देन यू लुक एट द ऑप्शन. उसके बाद देखो ऑप्शन में लुई पाश्चर है तो मतलब आपको यह भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप करेक्ट हो. ओके, और आप इजीली उसको टिक भी कर सकते हो. दिस विल एड टू योर कॉन्फिडेंस कि मेरा आंसर करेक्ट है, जो आपने सोचा है वो. ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ती है. मैच ए विथ बी, उसमें आप पेंसिल से मार्क कर सकते हो, ए विथ बी में मिस्टेक होने का चांसेस कम है. फिर आप करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में अगर आपको थोड़ी तकलीफ होती है तो आप जब छोटे थे, लोअर स्टैंडर्ड्स में, जब आप लोग प्राइमरी में थे, तब ट्रू और फॉल्स आता था. ट्रू और फॉल्स काफी इजी लगता होगा आपको, बहुत इजी है. तो आप सिर्फ एक स्टेटमेंट रीड करो, सोचो वो ट्रू है या फॉल्स है, दैट्स इट. ओके, एसर्शन रीजन भी बोलता हूं बाद में, पहले ये थोड़ा सिंपल क्लियर करते हैं, फिर एसर्शन रीजन पे आते हैं. तो स्टेटमेंट वाला है राइट रॉन्ग है, करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक से रीड करो कि करेक्ट सिलेक्ट करना है या इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है. अब आप बोलोगे सर हाँ ठीक है, मतलब ये तो जो आंसर आता है तो वो तो आ गया, वो तो परफेक्ट है, बट प्रॉब्लम ये अराइज होता है, प्रॉब्लम तब अराइज होता है जब आपको करेक्ट आंसर नहीं पता होता है ना. देन योर प्रॉब्लम स्टार्ट्स कि आपने क्वेश्चन रीड किया, आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है. देन यू लुक एट द ऑप्शन. आपने ऑप्शन देखा, अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है तो फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन, कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है. 4 ऑप्शंस जो आपको मिलते हैं, ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस जो आपको मिलते हैं, उसमें से एक आध तो आप रूल आउट कर ही दोगे कि ये रॉन्ग है, वो हो जाता है, वो सिंपल है. चलो अब इफ यू आर वेरी लकी, इफ यू आर वेरी लकी तो 3 अगर कैंसल आउट हो गया तो इफ यू डू नॉट नो द राइट आंसर, फाइंड आउट द रॉन्ग वन. तो अगर 3 अगर रूल आउट हो जाता है तो जो बच गया दैट इज द आंसर, है ना. बट आप बोलोगे सर ऐसा इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, ऐसा नहीं होता है हमारे साथ, इतनी अच्छी किस्मत है कि 3 रूल आउट हो गया. हाँ पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता है. प्रॉब्लम कब आता है, व्हेन यू हैव 4 ऑप्शंस, उसमें से आपने ये रूल आउट कर दिया, ये रूल आउट कर दिया, अब देर आर 50-50% चांस की ए है या सी है, 50-50% चांसेस है. अब क्या करेंगे. सो आई सजेस्ट कि इन सच केसेस, ऐसे केस में क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से एक और बार, आइडेंटिफाई करो कीवर्ड को कि कीवर्ड क्या कहना चाहता है. उसके बाद जो आपने रीड किया है, जो भी रीड किया है, टेक्स्ट बुक रीड किया है, मॉड्यूल रीड किया है, रेफरेंस बुक रीड किया है, जो भी आपने रीड किया है, वहां पे वो कीवर्ड कहां था, मतलब इफ यू हैव लर्नड इट प्रॉपरली, अगर अच्छे से आपने प्रॉपर लर्निंग किया है तो आंख बंद करोगे तो आपको वो फेस के सामने, मतलब आंख के सामने आ जाएगा कि हाँ मतलब ये मैंने लर्न किया था या ये प्रैक्टिस किया था, ये यहां पे ऐसे इस तरीके से प्रैक्टिस किया था, और ये कीवर्ड याद आएगा आपको. वो याद करने का आप ट्राई करो. ओके, अगर याद नहीं आता है तो आप टेक्स्ट बुक में या रेफरेंस बुक में या मॉड्यूल में आपने जो रीड किया है वो थोड़ा ब्लर है, वो आपको ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो टीचर ने पढ़ाते वक्त आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ बोला होगा, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, वो याद करने का ट्राई करो. वो याद करने के बाद अगर कुछ रूल आउट होता है कि नहीं ये नहीं है ये है, हाँ, तो यू कैन गो विथ इट. अगर वो भी नहीं आता है तो लास्ट में तुक्का मारने का ही आएगा, है ना. मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि एकदम रैंडमली तुक्का मत मारो, ऐसा नहीं होना चाहिए. कब टिक करना है, कब टिक नहीं करना है, व्हेन टू अटेम्प्ट, व्हेन टू लीव,
वो भी आपको बताता हूं। ओके, तो ये जो 50-50% केस है उसमें आप रिस्क ले सकते हो। 50-50% केस जो है एमसीक्यू का, उसमें आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हो। कैसे? मैं कैलकुलेशन बताता हूं, एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके देखते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या होता है। मान लो आप कुछ एक पेपर है, टोटल 100 मार्क्स है या 180 मार्क्स है या 150 है, जो भी है, और मान लो 5 क्वेश्चन ऐसा है जो आप डाउटफुल हो, उसमें 5 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको ये 50-50 वाला प्रॉब्लम है कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, टोटल देयर आर 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चंस। अगर आप ये 5 क्वेश्चन छोड़ देते हो, इफ यू लीव दिस 5 क्वेश्चंस, अगर आपने ये 5 क्वेश्चंस छोड़ दिया तो आपका स्कोर क्या होगा? आपका स्कोर होगा 0, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं किया उसका मार्क नहीं मिलता है। यू स्कोर 0 इन दैट। ठीक है, अब मान लो कि यू आर 50-50 है आपको कि ये ए भी आंसर हो सकता है, 50% हो कि ये दूसरा वाला भी आंसर हो सकता है। इन दैट केस आपने आपकी गट फीलिंग के साथ, आपका इंस्टिंक्ट के साथ आपने कोई आंसर टिक किया। ठीक है, अब 50-50% चांस है ना, 50-50% चांस में से आपने कोई पर्टिकुलर आंसर टिक किया ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि राइट होने का प्रोबेबिलिटी, रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वैसे 50-50% चांस है, बट 2.5 तो कंसिडर नहीं कर सकते यहां पे। तो चलो मान लो कि आपका नसीब थोड़ा सा अच्छा है ना, लक अच्छा है, और ये राइट हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये राइट हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये राइट हो गया, 3 क्वेश्चंस आपका राइट हो गया। ऐसा अभी हम लोग थोड़ा सेफ रह के करते कंसिडर। तो अगर आपने एक भी आंसर टिक नहीं किया था तो आपको मिल रहा था 0 मार्क। ओके, मान लो अगर आपने अटेम्प्ट किया 50-50% चांस में, तो 1 2 3 क्वेश्चंस आपका राइट है। टोटल 5 4 मतलब 20 मार्क्स का पेपर हो गया आपका। ये सपोज ये 5 क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं तो ये 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, उसमें से 1 2 3 12 मार्क्स आपको मिला करेक्ट के लिए, और ये हो गया -1 तो आपने कितना स्कोर किया? 10। अगर आप छोड़ देते तो क्या होता? 0। आपने थोड़ा सा रिस्क लिया तो क्या हो गया? 10। फायदा है। आप बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं होता है, इतना अच्छा तो मतलब 3 तो राइट नहीं होता है। ठीक है, 2 राइट होता है तो क्या होता है, चलो वो देख लेते हैं। राइट रॉन्ग, रॉन्ग राइट रॉन्ग, सिर्फ 2 राइट है, 2 करेक्ट है। 2 करेक्ट का कितना मार्क्स हुआ? 8 मार्क्स। 3 रॉन्ग का कितना हुआ? -3 हो गया आपका 5 मार्क्स। पहले 0 था, अब 5 हो गया। 5 फिर भी +5 है, फिर भी +5 है। अब 50-50 था, 50-50 था तो 2 राइट हो सकता है। आप मान लो नहीं सर टुडे वाज नॉट माय डे, आज सब खराब हो रहा है और मान लो कुछ और मतलब गलत हो गया, और 2 राइट के बदले सिर्फ 1 राइट हुआ, जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है ना। व्हाई? बिकॉज आप 50-50 तो थे, है ना, 50% तो आपको था कि ये मेरा राइट हो सकता है। तो फिर अगर 50% में से सिर्फ 1 राइट हो, उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है, पर फिर भी मान लेते चलो सिर्फ 1 राइट हुआ, तो 1 राइट हो गया उसका हो गया 4, और 4 रॉन्ग हो गया उसका हुआ -4, तो हो गया 0। अगर आप सारे क्वेश्चन छोड़ देते फिर भी 0 था। अगर आपका एक आंसर भी राइट हो गया आउट ऑफ 5 अगर एक भी राइट हो गया तो भी यू स्टैंड एट द सेम लेवल, जिसका प्रोबेबिलिटी कम है। इससे तो ज्यादा ही 2 तो राइट होने का चांसेस है। ठीक है, तो व्हाट आई थिंक इज कि अगर 50-50% है और ऐसा अगर 5 क्वेश्चन है तो आपको अटेम्प्ट कर देना चाहिए, तो आपको रिस्क ले लेना चाहिए। ओके, अब ये जो है देखो, इसमें बच्चों क्या होता है कि कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं होता है कि ऐसा ही करना है। एमसीक्यू में कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं होता है।
तो हमेशा ही टिक करके आना है ऐसा नहीं होता है। ओके, सर ने बोला है 50-50 और टिक कर दो, ठीक है, मैंने बोला है, पर मैंने क्या बोला कि एक पेपर में से 5 क्वेश्चन अगर ऐसा है तो ऐसा करो, है ना। अगर 100 क्वेश्चन है मान लो, या चलो 100 तो विद ऑप्शन होता है, 90 क्वेश्चन है बायो में, या मान लो चलो 25 क्वेश्चन का पेपर है, छोटा पेपर करते हैं समझने के लिए, 25 क्वेश्चन का पेपर है 100 मार्क का, और उसमें से 15 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप 50-50 हो, फिर ये नहीं करना चाहिए, फिर सब में रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आउट ऑफ 25 आपको अगर 15 में डाउट है, उसका मतलब यह है बेटा कि आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ इस पेपर के लिए। और जब प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है पेपर के लिए और उस टाइम पे अगर आप रिस्क लेते हो तो रॉन्ग होने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। बट हाँ, आउट ऑफ 25, आउट ऑफ 30, आउट ऑफ 40 या 50 अगर 5 क्वेश्चन में डाउट है, डेफिनेटली रिस्क ले लेना चाहिए, 100%, मतलब डेफिनेटली रिस्क लेना चाहिए। ओके, कब रिस्क नहीं लेना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए? तो 2 के बदले मतलब ABCD, यू हैव 4 ऑप्शन। आपने सोचा यार चलो ये तो नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब यू हैव डाउट इन 3 ऑप्शंस। इफ यू हैव डाउट इन 3 ऑप्शंस, फिर जो रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें रिस्क तभी लो जब आप थोड़े ज्यादा श्योर हो किसी पर्टिकुलर आंसर के लिए, बट ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि ज्यादा श्योर अगर है तो फिर 3 में डाउट नहीं हो सकता, है ना। तो अगर तीन ऑप्शंस में डाउट है, मेरे हिसाब से बहुत सोच समझ के, बहुत ज्यादा इंस्टिंक्टिव हो तो रिस्क लेना चाहिए, वरना नहीं लेना चाहिए। चलो थोड़ा इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको 3 में डाउट है ना, 25 क्वेश्चन का पेपर है और कोई एक दो क्वेश्चन ही ऐसा है कि जिसमें आपको 3 में डाउट है, हाँ तो रिस्क ले सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि आपका प्रिपरेशन अच्छा है। देखो, हर किसी चीज में, हर पेपर में स्ट्रेटेजी अलग रखना पड़ेगा। पेपर का क्वालिटी कैसा है ये भी सोचना है आपको, पेपर इजी है, मीडियम है, डिफिकल्ट है, ओवरऑल पेपर का क्वालिटी भी आपको पेपर सॉल्व करते टाइम पता चल जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखो, वो स्ट्रेटेजी भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको डाउट है कि आउट ऑफ 3 कुछ एक आंसर हो सकता है, देन यू कैन टेक रिस्क। अगर 4 ऑप्शन में से कुछ भी नहीं पता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या 4 ऑप्शन में से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज 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 डू नॉट टेक एनी रिस्क, फिर तो उसको छोड़ ही देना चाहिए। यू शुड लीव दैट आंसर, क्योंकि उसका रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, छोड़ दो उसको, ठीक है, तब तो छोड़ना ही है क्वेश्चन। बट इसमें एक और केस है, हाँ, एक वो एक्सट्रीज, मैंने बोला ना गोल्ड स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता है, हर मतलब हर चीज में आपको स्ट्रेटेजी डिसाइड करना होता है। मान लो कुछ 25 क्वेश्चन का पेपर है, उसमें यू आर वेरी मच श्योर कि आपका 24 आंसर्स करेक्ट है, यू आर वेरी मच श्योर कि आपका सब आंसर करेक्ट है ना। या मान लो 45 क्वेश्चन का पेपर है, 45 क्वेश्चंस है, और 45 क्वेश्चंस में से मान लो आप 44 में एकदम श्योर हो कि हाँ ये तो मेरा करेक्ट होने ही वाला है, एक में डाउट है थोड़ा, मतलब एक तो ऐसा है कि क्वेश्चन भी पता नहीं है, ऑप्शंस भी पता नहीं है, या 3 में डाउट है, बट ऐसा एक ही है पूरे पेपर में। अगर एक ही है और अगर वो छोड़ रहे हो आप, फिर भी टोटल में से 4 मार्क तो आपका आने वाला है नहीं आउट ऑफ टोटल, ठीक है। और अगर रॉन्ग हो गया तो क्या होगा, एक और मार्क माइनस होगा। सो आई थिंक इन दैट केस रिस्क ले लेना चाहिए, बिकॉज जो फुल मार्क्स होता है, फुल मार्क्स जो होता है उसका मजा कुछ और है उसका मतलब इतना अच्छा सेटिस्फेक्शन होता है उससे, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नीट में अभी तक मेरे बच्चों ने, मतलब 2017 से लेके
2024 तक जितना नीट हुआ उसमें मेरे 38 स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स स्कोर किया है बायो में, हाईएस्ट इन इंडिया, 38 स्टूडेंट्स। और वो सब लोग यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे। ओके, सो दिस कैन हेल्प यू ऑल्सो। ये आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, ये आपको डिसीजन लेना है कि कब अटेम्प्ट करना है, कब अटेम्प्ट नहीं करना है। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वो बायोलॉजी के लिए था। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत अप्लाई होता है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि उसमें क्या स्ट्रैटेजी आपको रखना चाहिए। सो आपके फिजिक्स या केमिस्ट्री के टीचर को आप पूछ सकते हो, इसके लिए उनका गाइडेंस आप ले सकते हो। और कुछ बताता रहूंगा, कुछ आइडिया आया कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो बोलता रहूंगा। बट until then, bye for now. Happy NEET.